तो चलिए अब हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं आज। हम लोग थर्मल एक्सपेंशन काफी पढ़ चुके थे, है ना। थर्मल एक्सपेंशन जो है काफी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज हीट से रिलेटेड हम लोग जो है ना हीटिंग यानी कैलोरीमेट्री पढ़ने वाले, एक तरीके से बोला जाए तो, है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग हीटिंग पढ़ने वाले हैं एंड फेज चेंज पढ़ने वाले हैं। दो चीज हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें कैलोरीमेट्री में, ठीक है। हीटिंग या कूलिंग बोल सकते हैं, हीटिंग करो या कूलिंग करो, और दूसरा फेज चेंज। ये सब चीजों को आज तुम लोग देखोगे। तो मैं तुम्हें बताया था, याद करिएगा, कि हीट होता क्या है। सबसे पहला जब मैं लेक्चर लिया था तो हीट की चर्चा किया था, है ना, कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये ट्रांसफर होता है तो किसके कारण होता है? हाँ, तो हीट को आप मेजर कैसे करोगे? तो हीट को आप मेजर कर सकते हो कैलोरी में, हीट को आप मेजर कर सकते हो जूल में, और वहां पे मैंने एक हीट एंड वर्क का इक्विवेलेंस भी बताया था, याद है? W=JH, है ना, याद है? चलिए, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, हीट इक्विवेलेंस भी बता चुका हूं, वर्क और हीट का इक्विवेलेंस। हीट को आप लोग यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है, जूल होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। अब मेन है कि जो हीटिंग ये कर रहे हैं या कूलिंग कर रहे हैं या फेज चेंज का हो रहा है ना, ये सब चीजों को समझोगे तभी कैलोरीमेट्री का क्वेश्चंस बनेगा, और बहुत ही आसान होता है इसका। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज जानकारी होना चाहिए? तो सबसे पहले हीट को पहचानना पड़ेगा कि कब तुम कैसे फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो हीट को आप दो तरीके से पहचान सकते हो। सबसे पहला एक आपको मिलेगा, कौन सा हीटिंग बताओ तो जल्दी सा। एक टर्म आपको पता होना चाहिए, कौन सा हीट? सेंसिबल हीट। और दूसरा कौन सा पता होना चाहिए? लेटेंट हीट। ठीक है, कौन कौन सा हीट जानना चाहिए तुम्हें? सेंसिबल हीट और दूसरा कौन सा? लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। तो सबसे पहले इन चीजों को समझोगे कैसे कि कब हमें सेंसिबल हीट का फॉर्मूला लगाना है और कब हमें लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो ये कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। यही दुविधा होता है लोगों को, यही कंफ्यूजन होता है कि हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला कब लगाएंगे और सेंसिबल हीट का फॉर्मूला कब लगाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देख, अगर कोई भी बॉडी को तुम हीट करोगे, सुनना ध्यान से, अगर कोई भी बॉडी को हीट करोगे या कूल करो, एकदम आराम से समझना है, कोई भी बॉडी को हीट करो या क्या करो, कूल करो, क्या क्या चीज हो सकता है पता है? दो चीजें तुमको देखने को मिल सकती है, बस दो के अलावा और कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो सिर्फ दो ही फेनोमेना देखने को मिलेगा, दूसरा फेनोमेना के अलावा और कोई भी फेनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? कौन कौन सा फेनोमेना मिलेगा? तो सबसे पहला मिलेगा आपका कि टेम्परेचर में सर चेंज हो सकता है, हाँ या ना? बोल। पहला चीज, अगर किसी को हम हीट करेंगे या किसी चीज को कूल करेंगे तो क्या चीज हो सकता है बताइए मेरे को आप? टेम्परेचर में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, हाँ या ना? वेरी गुड। दूसरा क्या हो सकता है बताओ मेरे को? दूसरा क्या हो सकता है? फेज में चेंज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? फेज में चेंज हो सकता है। हाँ, पहला काम क्या हो सकता है बताइए फटाफट? टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। अगर हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर कूल कर रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। या फिर फेज में क्या होगा? चेंज होगा, है ना। चलिए, दो ही चीज हो सकता है। अब याद करो यार, ये लिखा हुआ है सेंसिबल, जिसको हम सेंस कर सकते हैं। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, हिंदी में उसका गुप्त ऊष्मा नाम है। गुप्त का मतलब जो हमें पता ना चले, चोरी चुपके से जो चीजें हो, है ना। तो देखो ध्यान से, सेंसिबल हीट कब चर्चा में आएगा? यानी कि ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज है, अगर टेम्परेचर में चेंज है तो फिर कौन सा हीट है? कौन सा हीट है? सेंसिबल हीट है। और ये लेटेंट का मतलब ड्यू टू चेंज इन
ड्यू टू चेंज इन फेज। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेशन कि एक ऐसा हीट विच कैन बी सेंस्ड, जिसको सेंस कर सकते हैं टेम्परेचर में चेंज होने के कारण, जो हमें आसानी से पता चलेगा कि हाँ पहले टेम्परेचर 10 डिग्री था, अब टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, अब टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया, अब टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो अगर टेम्परेचर बदल रहा है या तो बढ़ रहा होगा या तो वहां पे हम कौन सी हीट की चर्चा कर रहे होंगे? सेंसिबल हीट की चर्चा कर रहे होंगे, है ना? और अगर कुछ ना बढ़ रहा होगा ना घट रहा होगा, तब किस हीट की चर्चा कर रहे होंगे? जैसे कि वहां पे क्या हो रहा होगा? फेज का चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? फेज का चेंज हो रहा होगा, है ना? अब फेज कितने तरह का होता है बताओ तो मेरे को। अगर मैं फेज की चर्चा करूं तो फेज क्या कितने तरह का होता है पता है? फेज आपका 3 तरह का होता है ना? देखो अभी तो पहले तो तुम लोग ये के जानना, अभी मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि स्टेट और फेज में क्या डिफरेंस है, तो बोलोगे सर कोई अंतर नहीं है। बताइए आप किसी भी सब्सटेंस के कितने स्टेट होते हैं? तो आप बोलेंगे 3, सॉलिड लिक्विड गैस। और मैं बोलूंगा कि किसी भी सब्सटेंस के कितने फेज होते हैं, तो भी बोलेंगे 3, सॉलिड लिक्विड। लेकिन हम यहाँ पे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो फेज और स्टेट में डिफरेंस तुमको हम बताएंगे कि स्टेट किसको बोलते हैं और फेज किसको बोलते हैं, ना? स्टेट ये कुछ नहीं है, एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है ना? लेकिन फेज हमारा 3 तरह का है, क्योंकि फेज क्या है? द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर या एट एनी स्टेट। ठीक है? तो किसी स्टेट पे जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, उसी को बोलते हैं हम लोग फेज। तो अगर मैं फेज की चर्चा करूंगा तो यहां पे मैं 3 फेज की चर्चा कर सकता हूं, सॉलिड, दूसरा कौन सा? लिक्विड, और तीसरा कौन सा? गैस। अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहता है फेज का, तो आराम से फेज का डेफिनेशन लिख सकता है। क्या चीज? द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, है ना, ऑफ सब्सटेंस एट एनी गिवन स्टेट। एट एनी गिवन स्टेट का मतलब एट एनी गिवन टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम, है ना, या इंथैल्पी या एंट्रोपी, एट एनी गिवन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। तो किसी खास स्टेट पे, किसी खास पॉइंट पे, किसी खास प्रेशर पे, किसी खास टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट डिफाइन करेगा क्या चीज का? क्या चीज को डिफाइन करेगा? फेज को डिफाइन करेगा कि वो सॉलिड में है। अगर दूर दूर है मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली गैस होगा, अगर थोड़ा सा नजदीक नजदीक में है तो क्या होगा? लिक्विड हो सकता है, और क्लोज क्लोज है तो क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है ना? तो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है सब्सटेंस में, किसी खास टेम्परेचर पे, किसी खास प्रेशर पे, किसी खास वॉल्यूम पे, वही बता रहा है। क्या चीज की वैल्यू बताएगा? फेज का, है ना? तो फेज क्या है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, है ना? इसलिए 3 तरह का आपका अरेंजमेंट हो सकता है। बेसिस अरेंजमेंट के बेसिस पे सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं आप। एक और भी लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि पता नहीं, अभी तो समझाना बेकार होगा प्लाज्मा की चर्चा करना, है ना? इसलिए हम लोग कम पढ़े लिखे हैं तो 3 ही फेज जानते हैं ना। ज्यादा पढ़े लिखे लोग 4 बताते हैं। लेकिन हालांकि समझ में आता नहीं है कि क्वार्ट्ज क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है ना। लेकिन अपना बनने के लिए बोल देते हैं कि 5 गो होता है स्टेट। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं तो 3 ही की चर्चा करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे हम फिर भटक जाएंगे राह, है ना, प्लाज्मा समझाने में। अब बहुत आसान है प्लाज्मा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग अभी फटाफट इसको देखते हैं। ओके, जल्दी उतारिए फटाफट एकदम। तो हम लोग सबसे पहला चर्चा कर लेते हैं, सेंसिबल हीट की ही चर्चा कर लेते हैं, है ना? सेंसिबल हीटिंग की चर्चा कर रहे हैं, सेंसिबल हीट की चर्चा कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें सेंसिबल हीट निकालना है, तो सेंसिबल हीट निकालने के लिए तुमको पहले एक टर्म जानना पड़ेगा जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। क्या नाम है? हाँ, स्पेसिफिक हीट की चर्चा आपको जाननी पड़ेगी। और स्पेसिफिक हीट में भी बच्चा, मैं चाहता हूं 2 तरह का स्पेसिफिक हीट आप जान लीजिए। सबसे पहला तो आप जान लीजिए मोलर स्पेसिफिक हीट की चर्चा मैं कर देता हूं, मोलर स्पेसिफिक हीट। और दूसरा मास स्पेसिफिक हीट की बात मैं कर रहा हूं। मोलर स्पेसिफिक हीट और मास स्पेसिफिक हीट, ठीक है? अब ये होता क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट और मास स्पेसिफिक हीट, है ना? तो ये होता है क्या? द अमाउंट ऑफ हीट ध्यान से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज
द टेम्परेचर ऑफ, कैसा, कौन सा स्पेसिफिक हीट है ये, कौन सा स्पेसिफिक हीट है ये, मोलर। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, कई मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस, कितना डिग्री से, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी इतना हीट चाहिए कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ जाए, 1 डिग्री से ना। मान ले कि तुम्हारे को स्पेसिफिक हीट चाहिए पानी का, तो 1 मोल पानी ले ले। 1 मोल पानी में कै ग्राम होता है पानी, 1 मोल पानी का मतलब कै ग्राम, 18 ग्राम, है ना। तो हम लोग को ग्राम में जाना ही नहीं है, हम मोल की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर 1 मोल वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, फिर से सुन लीजिए, 1 मोल वाटर को कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 मोल वाटर को कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री बढ़ाना है। तो जो भी हीट लगेगा, दैट हीट इज नोन एज, कौन सा हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर है। दूसरा कौन सा स्पेसिफिक हीट है, मास। तो जहां पे मोल यूज किए वहां पे क्या करेंगे, यूज मास यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, कितना, 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg सब्सटेंस, या यूनिट मास मैं कर देता हूं, है ना, कोई बहुत मतलब कि यहां पे ऑफ यूनिट मास कर देता हूं, ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैं यूनिट मास क्यों किया पता है, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा 1 kg, कोई 1 ग्राम भी तो हो सकता है, 1 ग्राम भी तो यूनिट मास है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक हीट ग्राम में निकल के आएगा, एगो में स्पेसिफिक हीट केजी में निकल के आएगा, है ना। इसलिए मैंने नाम कितना दे दिया बताओ तो, यहां पे 1 मोल लिखा, यहां पे क्या लिखा, यूनिट मास। क्या लिखा, यूनिट मास, है ना। तो एक हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट, एक कौन सा हो गया, मास स्पेसिफिक हीट। हाँ, अब देखो सिंबल क्या है स्पेसिफिक हीट का, सी है, सिंबल क्या है, सी। अब कोई कोई बुक में ना एस भी रहेगा दिया हुआ, तो सी लिख दो या एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी लिख दे या एस लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फार्मूला बता देता हूं, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट है, अगर मोलर वाला है, मोलर की बात मैं कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, टोटल हीट बटे टोटल मोल इनटू चेंज इन टेम्परेचर, टोटल हीट बटे नंबर ऑफ मोल इनटू चेंज इन टेम्परेचर। किसके लिए, हाँ बोलो क्या, क्यों इसे लिखे सर, देख इधर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मोल, पर यूनिट चेंज इन नहीं है हो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन। तो मोल भी कितना है, 1, और चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है, 1, है ना। तो यूनिट हो गया कि नहीं हो गया, यूनिट चेंज टेम्परेचर में हुआ, और मोल की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 ना। तो हमको 1 मोल के लिए 1 डिग्री के लिए निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मोल। ये कौन से क्या निकल के आया, मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। उसी तरह से अगर मास स्पेसिफिक हीट निकालना, तो अगर मुझे मास स्पेसिफिक हीट निकालना है, तो मास स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे आप लोग, तो लिखेंगे टोटल हीट रिक्वायर्ड बटे में पर यूनिट मास। तो किससे भागा देंगे, मास से, अब पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। मैं चाहता हूं कि इसको मैं बताऊं, अच्छे से समझाऊं कि मैं ये फॉर्मूला क्यों लिखा हूं, है ना। तो मैं उसको अभी थोड़ा सा समझाता हूं, लेकिन अभी फिलहाल, है ना, ये लिख लिए हो आप लोग, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो इधर देखिए आप लोग। तो यहां पे ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया, और ये कौन सा स्पेसिफिक हीट हो गया, मास स्पेसिफिक हीट। ये दोनों तुमको काम आएगा हीट निकालने के लिए। कौन सा हीट निकालने के लिए काम आएगा, गधा, ये ना, कौन सा हीट निकालने के लिए काम आएगा, सेंसिबल हीट निकालने के लिए काम आएगा। देखो इधर ध्यान से, इधर पीछे लिख सकते हैं ना, उल्टा उल्टा तो लिख ही सकते हैं। देखिए इधर क्यू फॉर्मूला लिखो, क्यू का फॉर्मूला लिख, डेल्टा क्यू इजिकल टू
मल्टीप्लाई कर दे, एन इंटू सी इंटू, अरे देखो ना बउआ, डेल्टा क्यू की जगह पर क्या इधर ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया फॉर्मूला, एम लिखा गया है क्या, अच्छा रहने दे, यहां पे एन लिख दे, और आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एम इंटू सी इंटू, लिख सकते हो, हाँ या ना, बोलो। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा क्यू के बराबर कितना, एन इंटू सी इंटू, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा क्यू वैल्यू कितना, एम इंटू सी इंटू। अभी तुमको ध्यान रखना है, अगर यहां पे मोल यूज करेगा तो कौन सा स्पेसिफिक हीट होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट, और अगर मास यूज करेगा तो कौन सा स्पेसिफिक हीट होगा, मास स्पेसिफिक हीट होगा। समझ में नहीं आया, अरे बोलो, अगर मोल यूज करेंगे तो कौन सा स्पेसिफिक हीट, अगर मास यूज करेंगे तो कौन सा स्पेसिफिक हीट। तो ये ध्यान रखना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट लेना है कि मास स्पेसिफिक हीट लेना है, यानी मोल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो कि किसके लिए कर रहे हो, मास के लिए कर रहे हो, है ना, क्लियर है ना। तो ये हो गया हीट का फॉर्मूला, कौन सा हीट है ये दोनों बताओ, कौन सा हीट है ये, सेंसिबल हीट है ना। तो जब भी सेंसिबल हीट निकाल, कब सेंसिबल हीट निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। सेंसिबल हीट कब निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना, यानी ये डेल्टा टी हमें दिखना चाहिए, टेम्परेचर में चेंज दिखना चाहिए। तो कौन सा हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेंसिबल हीट का, और फॉर्मूला क्या होगा सेंसिबल हीट निकालने का, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, या फिर एन इंटू सी इंटू, है ना। तो जब मास दिया रहे तो मास का फॉर्मूला, मोल दिया रहे तो मोल का फॉर्मूला, है ना। चलो उतारो जल्दी फटाफट। चलो मैं तुमको बताता हूं कि मैंने स्पेसिफिक हीट को ऐसा क्यों लिखा है, बस ये मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको, ठीक है ना। आप लोग जानते हो फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन ऐसा लिखा क्यों हूं मैं ये समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो मैं कोई भी एक समझा दूंगा तो समझ जाओगे तुम बात को। तो मैं मोल वाला समझा दूं कि मास थी, मास वाला समझा दूं, मोल वाला समझा देते हैं, है ना। चलो मोल की समझा देते हैं। मान ले देख तुम लोग एक एक कंटेनर ले लिया ना कंटेनर, इसके अंदर रख दे, क्या चीज रख दिया, हाँ कोई भी सब्सटेंस रख दिया, मान लेते हैं पानी है, गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ है, ये कोई सब्सटेंस है। अब इस कंटेनर में कुछ तो मोल होगा उसका, मान लेते नंबर ऑफ मोल कितना मान लेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल मान लिए, कुछ नंबर ऑफ मोल कितना मान लिए, एन मान लिए, है ना। अब इसको तुमने गर्म किया, हीट किया इसको, तो हीट करने का कारण चेंज इन टेम्परेचर बताओ कितना, चेंज इन टेम्परेचर बताओ, बोलो, डेल्टा टी। तो कुछ तो हीट सप्लाई किया होगा ना बउआ, अरे कुछ हीट सप्लाई किया होगा इसको गर्म करने के लिए। इस एन मोल सब्सटेंस का डेल्टा टी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कुछ हीट दिया होगा ना, तो लेट हीट सप्लाई भी मान ले, हीट सप्लाई कितना मान ले बताओ, हीट सप्लाई कितना मान ले, क्यू मान ले क्यू। अब देखो हमें यह निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालना है जी। स्पेसिफिक हीट का क्या डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हाँ बोलो, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। हाँ अब देखो हम कैसे इसको बनाते हैं, है ना। अब मुझे बताओ काय मोल है ये, तो एन मोल सब्सटेंस रिक्वायर कितना हीट, कितना हीट दिया, क्यू दिया ना, तो 1 मोल कितना लगा, 1 मोल के लिए बताओ, क्यू बाई, तो एन मोल सब्सटेंस रिक्वायर क्यू हीट टू चेंज टेम्परेचर कितना डिग्री से, बाय कितना से हुआ, हाँ यानी कि जब तो यानी कितना हीट दिया तुमने, क्यू बाई एन हीट दिया ना, क्यू बाई एन दिया ना हीट, कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ, डेल्टा टी, है ना। तो बताइए मेरे को आप, अब यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया तो कितना हीट सप्लाई किया, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया कितना मोल के लिए, कितना, 1 मोल के लिए ना, कितना हीट दिया तुमने, 1 मोल सब्सटेंस को डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट दिया, तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट देता, तो 1 डिग्री के लिए कितना होता,
हाँ, अब ये हीट तुम दिए हो Q बटे एन इंटू डेल्टा, कितना कितना मोल के लिए? 1 मोल के लिए। कितना चेंज करने के लिए? तो जब 1 मोल के लिए 1 डिग्री के लिए कितना हीट दिया? Q बटे एन इंटू, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला कितना आया था? डेल्टा Q बटे एन इंटू डेल्टा टी, जहां पे हीट सप्लाई कितना लिए थे हम लोग? डेल्टा Q लिए थे। और चेंजिंग टेम्परेचर कितना लिए थे? डेल्टा टी लिए थे। और नंबर ऑफ मोल कितना लिए थे? एन लिए थे। यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना लिए हैं? एन। चेंजिंग टेम्परेचर कितना लिए हैं? डेल्टा टी। और टोटल हीट सप्लाई कितना दिए हैं? Q। हम चाहे तो डेल्टा Q लिख सकते हैं, हाँ या ना बोल? तो यहां पे क्या लिख दूंगा? डेल्टा Q। यहां भी क्या लिख दूंगा? डेल्टा Q। यहां भी क्या लिख दूंगा? डेल्टा Q। यहां भी क्या भर दूंगा? डेल्टा Q। तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए हाँ या ध्यान से, है ना? तो मतलब क्या समझा कि सर एन मोल के लिए आपने डेल्टा Q हीट सप्लाई किया तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था? तो अगर 1 मोल सब्सटेंस होता सर तो आप कितना हीट सप्लाई करते? डेल्टा Q बटे एन मोल करते, इतना हीट सप्लाई करते तो टेम्परेचर कितना चेंज होता? यानी कि डेल्टा टी आपने सर टेम्परेचर चेंज किया 1 मोल के लिए, तो कितना हीट दिया आपने? डेल्टा Q बटे एन ना। तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते तो सर, तो 1 डिग्री लिए कितना हीट देता? तो डेल्टा Q बटे एन तो पहले से था, और भागा कितना से हो जाएगा? डेल्टा टी से। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट, है ना? इसलिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आता है मोल के लिए, यहां पे मोल लिख देंगे, और मास के लिए यहां पे क्या लिख देंगे? मास लिख देंगे ना। वही चीज यहां पे तुम अगर मास के लिए निकालता तो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल लिया वहां पे क्या लेता? मास ले लेता। मास ऑफ सब्सटेंस कितना ले लेता? एम के जी या एम ग्राम, और एम से भागा देता तुम। तो बात ये थी कि या तो मोलर स्पेसिफिक हीट निकाले या मास स्पेसिफिक हीट निकाले, डेफिनेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये मेरा जो फॉर्मूला निकल के आया बाबू, Q इजकल टू एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी, या Q इजकल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, किसके लिए आया है निकल करके? कौन सा हीट निकालने के लिए? फिर स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट निकालने के लिए ना, हाँ या ना? चलो बहुत अच्छी बात है ना? इसको तोड़ो फटाफट। ये समझना जरूरी था। समझ में आया ये कि स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन कैसे आया, वो मैं बता रहा हूं, है ना? चालू करो, है ना? तो यहां पर मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ वैल्यू याद कर लो। तो देख, कुछ कुछ वैल्यू तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, ठीक है? अच्छा, एक चीज और यहां पे, ये मिटा दें, हाँ या ना? तो इसको मिटाते हैं हम, है ना? अब ये जो तुम स्पेसिफिक हीट पढ़ा अभी अभी जो स्पेसिफिक हीट आप पढ़े, तो ये स्पेसिफिक हीट जो आपको डिफाइन करना है, ये तो पता चल गया कि दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मास के लिए और किसके लिए? मोल के लिए, ठीक है ना? ये तुमको दो और तरीके से मिल सकता है। एक तो मिल सकता है क्या चीज? एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा क्या मिल सकता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना? यानी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग CB से डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर को CP से डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या से डिनोट करेंगे? CB से, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो फिर क्या लिखेंगे? CP। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे? CB, है ना? अच्छा, इसको बहुत बड़ा चीज, इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। देखो देखो, मेरी बात समझो पहले बात को, है ना? जैसे कि मान ले एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस है या वाटर है, चलो पानी मान लेते हैं, ये वाटर है। अब वाटर को तुम हीट करोगे, तो जब इसको हीट करोगे ना, तो जैसे ही गर्म होते जाएगा ना, तो इसके अंदर का प्रेशर, मॉलिक्यूल्स क्या होगा एक दूसरे से? दूर भागेगा। तो क्या करेगा? दूर जब भागेगा तो इसमें एक्सपांशन होना शुरू हो जाएगा, है ना? लेकिन प्रेशर कितना रहेगा हमेशा? ओपन है ना, ऊपर ऊपर ओपन है, तो प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेरिक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेरिक रहेगा ना? तो यहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या है? ये ओपन है, तो प्रेशर यहां पे क्या है बताओ मेरे को? कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है?
कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है? कांस्टेंट है ना। प्रेशर क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, प्रेशर तो यहां पे कांस्टेंट है। तो यहां पे जो टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है वो कितना पे हो रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है इसका? चेंज हो रहा है ना। हमको लेकिन वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है ना। अब दूसरा केस ऐसा समझो, एक कंटेनर ले लो, इसके अंदर कोई गैस भर दो, ये क्लोज है। कैसा कंटेनर है? क्लोज कंटेनर है। और अब इसको हीट करो, करो हीट, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल्स और दूर भागेगा इधर उधर। अच्छा, भागेगा तो आपस में कोलिजन होगा, तो प्रेशर क्या होना चाहेगा? बढ़ना चाहेगा। तो एक्सपांशन होगा, तो वॉल्यूम बढ़ने के लिए है जगह? वॉल्यूम बढ़ने के लिए जगह है नहीं ना। तो वॉल्यूम क्या रहेगा यहां पे? हाँ, वॉल्यूम क्या रहेगा यहां पे बताओ? वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी अब जो टेम्परेचर इसमें बढ़ रहा है, किस कंडीशन को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है? जब वॉल्यूम क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। और इसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है ना। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे और स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, तो दो कंडीशन में हीट सप्लाई करते हैं नॉर्मली। कब? जब एक तो प्रेशर को क्या रखे? कांस्टेंट रखे, और दूसरा क्या चीज को कांस्टेंट रखे? अब ऐसा नहीं सिर्फ दो ही होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी होता है, ठीक है ना, आइसोथर्मल। तो हम लोग चर्चा बाद में करेंगे उसकी, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको स्पेसिफिक हीट मैं दो तरीके से बता रहा हूं, दो ही यूज होता है, दो ही यूज होता है। तो एक तो आपका कौन सा यूज होगा? सीपी। और दूसरा कौन सा यूज होगा? सीबी, ठीक है ना। पहला कौन सा हो रहा है यूज? सीपी। दूसरा कौन सा यूज होगा? सीबी, है ना। लेकिन हम लोग अभी कौन सा पढ़ेंगे? सीपी की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? सीपी की। सीबी की चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सीपी की चर्चा करेंगे। तो यह आपको कुछ डेटा आपको याद रखना है, याद रखना है एकदम से क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि फॉर वाटर, किसके लिए लिख रहा हूं? वाटर, है ना। सीपी की वैल्यू जो होगी वो 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन लिख सकते हो, या पर केजी डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं बता चुका हूं कि चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन में लिखे या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे या डिग्री केल्विन में लिखे, है ना। तो सॉरी, डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन में, है ना। तो देख, ये सीपी की वैल्यू कितना होगी बताओ तो मेरे को? 4.2, हाँ, किलो जूल पर केजी केल्विन। ये बताइए, मास स्पेसिफिक हीट है कि मोलर स्पेसिफिक हीट है? या कोई ऐसे बोलेगा सर ऐसे लिखने दीजिए हमको, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। बोलो, अरे कोई दिक्कत है क्या? जूल पर ग्राम केल्विन, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है नहीं ना। चलिए, अगर हम मोलर की बात करें, अगर मोलर की बात करें, तो सीपी की वैल्यू लिख सकते हो तुम, है ना, 75, है ना, 0.3 बोल सकते हो तुम, है ना। क्या चीज? जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। किसके लिए है? ये पानी के लिए है। कितना है बताओ फटाफट? 75.3 जूल पर मोल केल्विन है, पर मोल केल्विन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी देखोगे क्या सीपी की वैल्यू ऐसे लिख सकता है, सीपी को और भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 1 ग्राम, 1, है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन या पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम, सॉरी मैं ग्राम क्यों लिखूं, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन या सेंटीग्रेड। ये कैलोरी में डिफाइन कर सकते हैं वाटर को। तो देखो यार, ये जितना भाई लिखा हो ना, कुछ आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, मोल में पूछ सकता है, किलो में पूछ सकता है, ग्राम में पूछ सकता है, कैलोरी में पूछ सकता है, जूल में पूछ सकता है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। वैसा क्यों क्यों बदले होंगे, देखो याद से, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है ना, तो 4.2 जूल को 1 कैलोरी लिख सकते हैं, है ना। अरे 4.2 जूल को क्या लिख सकते हैं? 1 कैलोरी ना। तो देखो इसको बदल दिया, क्या निकल गया? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, है ना। ये किसके लिए लिखे हैं? पानी के लिए लिखे है ना। इसी तरीके से आपको पानी के अलावा क्या चीज हो सकता है? आइस। पानी के लिए और क्या, पानी के बाद क्या हो सकता है? आइस। कुछ नहीं करना, सबको आधा कर देना। क्या कर देगा? आधा कर देगा। तो बताओ सीपी की वैल्यू कितना लिखेगा? 2.1
किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना। इसकी बात करेंगे तो क्या जगह 2.1 जूल पर केजी केल्विन, है ना। कहीं कहीं देखा तो 2 सिर्फ लिखा रहेगा, तो उसे हड़बड़ाना नहीं है। 2.1 लिखे या 2 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आइस के लिए क्या कर दोगे, फिर से बताओ, आधा कर दोगे। अब वेपर के लिए भी क्या करोगे, आधा ही करना। तो वेपर आइस का क्या रहेगा, लगभग लगभग वेपर आइस का सेम रहेगा, है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि आइस के लिए होता है 2.05, सुनना ध्यान से, 2.05 किलो जूल पर केजी केल्विन, और वेपर के लिए 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। समझ रहे बात को ना, क्या बोल रहे हैं हम। आइस के लिए क्या होता है 2.05 किलो जूल पर केजी केल्विन, और वेपर के लिए क्या होता है 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो क्या बहुत बड़ा अंतर हो गया, 2.05 और 2.1 में बहुत बड़ा अंतर है जी। तो इसलिए हमको क्या याद रखना है, अगर पानी का आपको याद है तो आइस और वेपर को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत बताओ तो मेरे को, क्योंकि, हाँ बोलो, क्योंकि क्या हो जाएगा, हाँ इसका जस्ट आधा हो जाएगा। तब पानी का अगर याद रखोगे, मोल मोल वाला भी याद रखना है और केजी और ग्राम वाला भी याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद कर लेना है, ये तो याद होना चाहिए, ये क्वेश्चंस में एकदम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी फटाफट उतारिए। देखो तो इधर फटाफट, अगर मैं तुमको बोलूंगा छोटा सा क्वेश्चन कि फाइंड करो, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू हीट 5 kg वाटर, है ना, 5 kg वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 kg पानी को कितना डिग्री से, 20 डिग्री से कहां तक पहुंचाना है, 65 तक। टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, फेज में कोई चेंज हो रहा है, पानी रहेगा ना 65 डिग्री तक। तो बताओ हीट निकालना तो कौन सा हीट लगाएंगे, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी लगाएंगे, अरे हाँ या ना। चलिए तो कितना केजी मास है, 5 केजी है। स्पेसिफिक बताओ, केजी वाला लगा देते हैं तो कितना है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। चलो ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर बताओ, 65 माइनस 20। अच्छा ये केल्विन लिखेगा तो ये डिफरेंस भी सेम आएगा, ठीक है ना, पता है ना तुमको। तो यार पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने दो, और यहाँ पे भी डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल करो, केजीस केजी, यहाँ पे केजी है, केजीस केजी कैंसिल करो, क्या बचा ये आंसर में, किलो जूल बचा। तो ये आंसर आ जाएगा, बताओ 5 गुने 4.2 गुने 65 माइनस 20, 45 ना, हाँ है ना। तो 4.2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 पचे 20, 2 पचे 10, हाँ 21 ना, 21 गुने 45 कितना आया 245, 945 किलो जूल, है ना। यानी कि 5 केजी पानी को 20 डिग्री से 65 डिग्री तक गर्म करने में जो हीट लगेगा वो कितना लगेगा, 945 किलो जूल लगेगा, ठीक है ना। यानी स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, एक क्वेश्चन इसी में है ना, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू, है ना, हीट 2 मोल वाटर फ्रॉम 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। दिया हुआ है सीपी ऑफ वाटर, कितना दिया हुआ है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ मेरे को, बहुत आसान है, क्यू का फॉर्मूला बोल, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब बोलेगा सर मोल में दिया था, आप मास का लिखे हो सर, बताओ मास क्यों लिखे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू हीट काई मोल वाटर, 2 मोल वाटर, कहां से कहां तक 30 से, और स्पेसिफिक पानी का दिया हुआ है कितना 1 कैलोरी पर ग्राम दे इंडिकेशन। तो देखो तो सीपी कौन सा दिया हुआ, कैलोरी और ग्राम वाला है ना, तो क्या यूज करेंगे मास की मोल, मास। तो क्या जाएगा एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। कई मोल पानी है 2 मोल, 1 मोल में कितना होता है कई ग्राम
18 ग्राम होता है ना, तो 2 मोल में कितना ग्राम हो गया आए, तो 36 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना है, 1 ग्राम पर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री से, और डिग्री सेंटीग्रेड तो घटाओ, फटाफट घटाओ 20, कितना है आंसर बताओ तरीसा, 36 गुना 20 72, 720, 720 क्या कैलोरी आंसर हो गया एनर्जी। समझ में आ रहा है बात को, तो 720 कैलोरी निकल गया। तो मतलब क्या हम बोल रहे थे ना कि खाली वो सब वैल्यू याद रखना यार, फटाफट कोई टेंशन ही नहीं होगा। और चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि अभी तो स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे हैं, लेटेंट हीट की चर्चा करेंगे। लेटेंट हीट में फिर आएंगे तो फिर अपना अलग अलग उसका फेज पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर दोनों को मिक्स करेंगे, तब सीखेंगे, है ना। है ना, तो चलिए अब हम लोग जो है लेटेंट हीट को देखते हैं, और लेटेंट हीट को देखने के बाद फिर दोनों साथ में चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या बताए हम, बताओ तो फटाफट, क्या होता है मेरे को, फेज चेंज होता है। वेरी गुड, क्या होता है यहाँ पे, फेज का चेंज होगा। तो फेज चेंज क्या क्या हो सकता है बाबू, तो सर सॉलिड रहेगा सर, तो सॉलिड से क्या हो सकता है, इसको सॉलिड मान लेते हैं, इसको लिक्विड मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, गैस मान लेते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, और लिक्विड से कहां हो सकता है, गैस, और फिर सॉलिड से क्या हो सकता है, तो सॉलिड से लिक्विड का मतलब मेल्टिंग हो गया। सॉलिड से लिक्विड क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। और लिक्विड से गैस क्या हो गया, वेपोराइजेशन हो गया। और सॉलिड से गैस क्या हुआ, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। कितना सबको तो पता है ये है, सब्लिमेशन हो गया। उल्टा चलो, लिक्विड से सॉलिड जाओ, कंडेंसेशन हुआ, और गैस से लिक्विड आओ, आए, अरे कंडेंसेशन कैसे, सॉलिडिफिकेशन ना, या फ्रीजिंग भी कोई कोई बोलता है ना, सॉलिडिफिकेशन बोले या क्या बोले, फ्रीजिंग बोले। और गैस से लिक्विड हो गया तो क्या हो गया ये, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस्ड हो गया। और अब गैस से चला गया क्या चीज, सॉलिड, क्या हो गया, डीसब्लिमेशन। गैस से कहां चला गया, सॉलिड, तो क्या हो गया, डीसब्लिमेशन, है ना। अगर सॉलिड से गैस है तो डायरेक्ट गैस है बिना लिक्विड का, तो सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड चला गया बिना लिक्विड बने तो क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को वाटर का ही फेज पढ़ना है। वाटर हमारा लिक्विड फेज माना जाएगा, आइस हमारा कौन सा फेज माना जाएगा, सॉलिड फेज माना जाएगा, और स्टीम हमारा कौन सा फेज माना जाएगा, बताओ, वेपर फेज माना जाएगा, है ना। तो हम लोग जो भी इस क्वेश्चन में इस सिलेबस में पढ़ेंगे सब वाटर का फेज पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि पानी को लिक्विड बोलेंगे, आइस को सॉलिड बोलेंगे, और स्टीम को क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। क्लियर है ना, इसी की चर्चा करेंगे, ठीक, ओके। तो भाई इतना ही तरह से हो सकता है आपका, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो पहले लेटेंट हीट का डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। तो लेटेंट हीट मतलब फेज चेंज होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज, इसलिए तो लेटेंट है, पता नहीं चलने वाला है ना, पता नहीं चलेगा कहां गया, लेटेंट इसका नाम है। तो लेटेंट का मतलब क्या होता है, गुप्त, जो पता नहीं चले, इनविजिबल। तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये बताओ तो मेरे को, पहले डेफिनेशन लिखना तो कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देखो ध्यान से, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस, फेज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, कंप्लीटली, कंप्लीटली। लेकिन पता है कब, एट सैचुरेशन टेम्परेचर, ये बड़ा एट सैचुरेशन टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर पे ऐसा होना है, एक खास टेम्परेचर पे होना है। उस टेम्परेचर क्या नाम है, ये जो फेज चेंज होगा ना बालक, ये जो फेज चेंज होगा, ये फेज चेंज एक खास टेम्परेचर पे होगा। और उस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे हम लोग, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो किसी खास टेम्परेचर पे, है ना, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज
ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस कर दूं, कितना कितना मास का, यूनिट मास या यूनिट मोल, ठीक है ना, यूनिट मास या फिर यूनिट मोल। अगर मास में डिफाइन करना तो मास के लिए, मोल में डिफाइन करना तो मोल, है ना। तो एक मोल सब्सटेंस को या 1 केजी सब्सटेंस को पूरा का पूरा फेज को बदलने में जितना हीट लगता है, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। समझ में आया बात को? जैसे समझने के लिए, अगर मैं तुमको बोलूं, जो नॉर्मली तुम लोग बोलता है कि सर हमको पता है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लीज बउआ बहुत बड़ा रोल है, एट कौन सा, एट कहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। प्रेशर का बड़ा रोल रहेगा जी सेचुरेशन टेम्परेचर पे, सेचुरेशन टेम्परेचर पे बड़ा रोल रहेगा किसका, प्रेशर का। तो हम अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं, कौन सा प्रेशर की चर्चा कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर लेवल पे चर्चा कर रहे हैं। तो तुमको पता है ना कि सर अगर मेरा ये आइस है तो कितना डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, 0 डिग्री, है ना। इसको सब पिघला दो, अब पिघला के क्या बना दो, वाटर बना दो, और अभी भी टेम्परेचर कितना डिग्री है। हाँ, टेम्परेचर कब तक नहीं बढ़ेगा आइस का, ये 0 डिग्री से कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पूरा का पूरा आइस क्या नहीं हो जाए, बोलिए, पिघल करके पानी ना बन जाए। जब हमारा पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो करके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, तो दोनों का टेम्परेचर कितना डिग्री रहेगा, 0 ही रहेगा। तो क्या आइस को मेल्ट करने में हीट लगा कि नहीं लगा, तो जो भी हीट लगा वो कौन सा हीट था, सेंसिबल हीट था कि लेटेंट हीट था, लेटेंट हीट था, है ना। ये ऐसा कहानी, यानी मेल्टिंग किस टेम्परेचर पे हुआ, 0 डिग्री पे हुआ, है ना। तो 0 डिग्री कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है, सेचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है ना। एक और चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री की बात करें, फिर से ध्यान रखें प्रेशर कितना है बहुआ, 1 एटमॉस्फेरिक पे चर्चा करें। मान ले 100 डिग्री पे वाटर है, इसको तुम हीट किया और सब का सब क्या बन गया, क्या बन गया, वेपर बन गया, और अभी भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो कौन सा हीट सप्लाई किए हो, बोल जल्दी सा, लेटेंट हीट सप्लाई किए हो, है ना। कौन सा हीट सप्लाई किए हो, लेटेंट हीट है ये, लेटेंट हीट है ये। हाँ बोलिए भाई, पानी था कितना डिग्री पे, 100 डिग्री पे। अब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तुम हीट दोगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़वे नहीं करेगा, क्या होगा, पहले पूरा पूरा पानी क्या बनेगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। अब बॉयल करके क्या बनना शुरू कर देगा, वेपर। अब जब तक पूरा का पूरा पानी वेपर नहीं बन जाएगा तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो तुमने हीट दिया तो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, तब कहां गया सारा का सारा हीट, क्या हुआ उस हीट का, तो उस हीट का क्या हुआ, फेज में चेंज हुआ। यानी पहले पानी था, अब क्या बन गया, सब वेपर। तो जो भी हम हीट दिए वो कहां चला गया, पानी को उबालने में, उबाल करके क्या बन गया, वेपर बना। तो फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा हीट बोलेंगे उसको, लेटेंट हीट। तो जब टेम्परेचर हमारा फिक्स हो, कितना डिग्री फिक्स है टेम्परेचर, ये सारा घटना कितना डिग्री पे हो रहा है, 100 डिग्री पे। तो 100 डिग्री को कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे, सेचुरेशन टेम्परेचर बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात को। तो हमें तो अभी तक कंफ्यूजन तुम लोगों को सेचुरेशन टेम्परेचर होता क्या है। देखो सेचुरेशन टेम्परेचर को अगर समझ लोगे तो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा काम आएगा तुमको, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तुमको समझाना चाह रहे थे कि लेटेंट हीट पहले समझो, बाद में डेफिनेशन और क्वेश्चन बनाना सीखना। तो लेटेंट हीट पहले समझ में आया कि जब किसी यूनिट मास को या यूनिट मोल सब्सटेंस को हम पूरा का पूरा कंप्लीटली फेज चेंज कर दें, कंप्लीट फेज चेंज कर दें, किस टेम्परेचर पे, सेचुरेशन टेम्परेचर पे ना। तो जो भी हीट लगेगा उन सारे हीट को कौन सा हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे ना। अब इस आइस को पिघलाने में जितना भी हीट लगा, सबके सब कौन सा हीट लगा, लेटेंट हीट लगा। इस पानी को 100 डिग्री से 100 डिग्री वेपर बनाने में जो भी हीट लगा, कौन सा हीट लगा, लेटेंट हीट लगा, है ना। तो ये लेटेंट हीट का डेफिनेशन है ना। अब इसमें हम चर्चा करेंगे, मास की चर्चा करेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे सेचुरेशन टेम्परेचर की चर्चा करेंगे ना। तो वो चर्चा का विषय है और फिर वो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो पहले उसको हम लोग देखते हैं। इसको पहले उतारो फटाफट, इतना से समझ में आ गया ना, तो उसको उतारो जल्दी फटाफट। हाँ, तो अब हम लोग लेटेंट हीट समझ में आ गया कि होता क्या है। तो डेफिनेशन बाय, अगर मान ले कि
अगर मुझे लेटेंट हीट निकालना है तो क्या ले सकता है, Q बटा क्या ले सकता है, M, यानी क्या यूनिट हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, या फिर मोल के टर्म में निकालना तो क्या ले सकता है तू, Q/1 क्या लिख सकता है, किलो जूल पर मोल। अच्छा जरूरी है किलो जूल लिखें, जूल नहीं लिख सकते हैं, जूल पर केजी नहीं लिख सकते हैं, जूल पर ग्राम नहीं लिख सकते हैं, कैलोरी पर केजी नहीं लिख सकते हैं, पर ग्राम नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से किलो जूल की अगर चर्चा करेंगे तो किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं या जूल पर मोल लिख सकते हैं, हाँ या ना, अरे जूल पर मोल लिख सकते हैं या फिर जूल पर नहीं, मोल के बाद आप क्या लिख सकते हैं, है ना, कैलोरी पर मोल लिख सकते हैं, कैलोरी पर मोल लिख सकते हैं ना। लेकिन फॉर्मूला यही होगा लेटेंट हीट का, क्या भाई, Q/M लिख दे या Q/N लिख दे, है ना। तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो, देखो तो कई को फेज चेंज हो सकता है, हाँ तो सबके लिए डिफाइन करोगे ना, तो पहले डिफाइन करने के लिए जान लो कि सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब क्या है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। सैचुरेशन टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो समझना यह है कि एक ऐसा टेम्परेचर सर, है ना, द टेम्परेचर एट विच टू फेज ऑफ सब्सटेंस आर इन, क्या चीज में दो रहेगा, दो फेज क्या चीज में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, जैसे सॉलिड लिक्विड, जैसे सॉलिड और लिक्विड, या लिक्विड और गैस, या सॉलिड और गैस, ऐसा टेम्परेचर जहां पे दो फेज क्या चीज में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ना तो फेज बदल जाएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो क्या हो जाएगा, फेज बदल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको कोई कोई ऐसे भी बोलता है, पता है कैसे बोलता है, एक ऐसा टेम्परेचर जब पूरा का पूरा सब्सटेंस सिंगल फेज में एग्जिस्ट करे, कौन सा फेज में एग्जिस्ट करे, सिंगल फेज में एग्जिस्ट करे, यानी उस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी इधर उधर आएंगे तो फेज क्या हो जाएगा, उसका बदल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको भी बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे सैचुरेशन टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा भी घटा देगा टेम्परेचर, तो मान लो 0 डिग्री पे पानी है, 0 डिग्री पे क्या है, पानी मतलब कि आइस है, अगर थोड़ा सा 0 से कम कर दिया टेम्परेचर, मान लो कर दिया -1 डिग्री, तो पानी हो सकता है, अब नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ हो सकता है जब प्रेशर को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। भाई यहां पे रोल किसका है, और प्रेशर का भी रोल है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज आप लोग जो समझते हैं कि 0 डिग्री का मतलब बर्फ जमेगा और 100 डिग्री का मतलब क्या होगा, पानी बनेगा, बर्फ वेपर बनेगा, ठीक है ना। ये कितना प्रेशर के लिए वैलिड है, 1 atm के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे, फिर से सुन लीजिए, अगर आप प्रेशर को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेगा अगर प्रेशर 1 बार के जगह पर 2 या 3 बार कर दिया, ठीक है ना, तब 100 डिग्री पे पानी वेपर नहीं बनेगा, ज्यादा में बनेगा, 110 115 डिग्री पे बनेगा वेपर, समझ रहे बात को कि नहीं। जनरली हमको लगता है कि 7 बार अगर प्रेशर कर लीजिएगा ना, 7 बार प्रेशर, तो लगभग 180 डिग्री पे पानी बनेगा। 180 डिग्री तक पानी खौलेगा ही नहीं, 179 डिग्री तक नहीं खौलेगा, कितना बार प्रेशर पे। हाँ आपको पता है इस एटमॉस्फेयर में हवा में पानी है कि नहीं है, वेपर के रूप में है ना, बोलो भाई। इस एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में देखा जाए तो पानी वेपर के रूप में है कि नहीं है। लेकिन सोचते हो तुम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, अरे नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, 25-26 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब सोचिए जरा सा कि इस 25 डिग्री पे पानी का भी वेपर बनता है, तो हवा में फिर पानी होना चाहिए था, वेपर कैसे है, बोलिए। अरे एयर में वेपर है कि नहीं है, लेकिन कितना डिग्री टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक एयर का, 25 डिग्री या 30 डिग्री। तो फिर भी तो बताओ ना, पानी वेपर कितना डिग्री में बनता है, 100 डिग्री पे बनता है ना। तो फिर हवा में तो जो वेपर है वो तो वेपर नहीं रहना चाहिए ना, तो लिक्विड रहना चाहिए ना, लेकिन क्यों वेपर में है, कहीं कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या चीज का गड़बड़ी है, प्रेशर का।
तो हवा में जो प्रेशर है वेपर का वो एटमॉस्फेरिक के बराबर नहीं है। वेपर में क्या क्या चीज होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियोन, उसके बाद फिर आगे चलता करेंगे तो वेपर, है ना, सबका प्रेशर मिला करके एक वन एटमॉस्फेरिक है ना। ऑक्सीजन किसी और प्रेशर पे होगा, हाइड्रोजन किसी और प्रेशर पे होगा, नाइट्रोजन किसी और प्रेशर पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसी और प्रेशर पे होगा, आर्गन किसी और प्रेशर पे होगा, वाटर वेपर किसी, हाँ, तो एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर उसको बोलते हैं, नहीं जिसका अलग अलग प्रेशर हो किसी सब्सटेंस में, किसी मिक्सचर में, तो कौन सा प्रेशर बोलते हैं उसको, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं ना। तो पता है तुमको पार्शियल प्रेशर कितना होता है एयर का एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में वेपर का लगभग 0.13 बार के आसपास होता है। कितना होता है, 0.13 बार के आसपास होता है, ठीक है। और यहां पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, कितना सैचुरेशन टेम्परेचर, यह 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि हवा में जो पानी है उस पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या डिग्री है, 6 पॉइंट, यानी 60 डिग्री पे ही क्या हो जा रहा है वो। तो जब आप प्रेशर को घटा करके कितना कर दीजिएगा, 0.13 कर दीजिएगा ना, तो आपका पानी कितना डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, 60 डिग्री पे पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए समझिए, इसीलिए हवा का टेम्परेचर अभी तो हम लोग कितना बोला, कितना डिग्री है, 25 डिग्री। अब बॉयल करने के लिए क्या डिग्री चाहिए, 6.9 चाहिए। तो कौन सा क्या चीज में रहेगा, पानी वेपर में रहेगा कि नहीं रहेगा, इवन सुपर हीटेड स्टीम में रहता है, सुपर हीटेड स्टीम उसको और बोलते हैं ना। तभी हम स्टीम की चर्चा करेंगे बाद में, है ना। तो फिलहाल अब यही समझा रहे थे तुमको हम कि सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब एक ऐसा खास टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस अपना फेज को बदलना क्या करता है, शुरू करता है ना। ये सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है, अलग अलग प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर की बात करें तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए, यानी 1 बार प्रेशर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है पानी का, बोलो 100 डिग्री, है ना। तो वो कौन सा टेम्परेचर है, वो सैचुरेशन टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर है। क्लियर है। चलिए तो हम लोग अब डिफाइन करते हैं, लेटेंट हीट तो समझ में आ गया। तब हम लोग डिफाइन करेंगे इसको कि कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट को, है ना। तो इधर मिटाऊं, हाँ जी मिटाते चले ना। अरे लिखे हो कि नहीं लिखे हो, सब लिख लिए हो ना। चलो तो मिटाते हैं। तब बताओ मेरे को तुम लोग यार, है ना। चल इधर देख, अगर तुमको निकालना हो लेटेंट हीट ऑफ, क्या इसको बोल रहे हैं, क्या लिखा है बताओ तो, फ्यूजन या मेल्टिंग भी कोई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग। यहां पे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या चीज हो रहा होगा, सॉलिड से क्या चीज में बदल रहा होगा, लिक्विड में बदल रहा होगा। एक और टर्म तुम लोग सुना होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सुने हो नाम, है ना। वेपोराइजेशन मतलब क्या हो रहा होगा, लिक्विड से क्या चीज में बदल रहा होगा, बोलो, वेपर में। और बताता हूं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो रहा होगा, यहां पे कंडेंस हो रहा होगा, तो गैस क्या चीज में बदल रहा होगा, लिक्विड में, है ना। और डिफाइन करो, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन क्या हो रहा होगा, बोलो, गैस लिक्विड जो है क्या चीज में बदल रहा होगा, सॉलिड में बदल रहा होगा, है ना, हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे और पूछ, आगे अगर लिख सकते हैं हम लोग तो क्या लिख सकते हैं बताइए तो मेरे को आप फटाफट। अगर आगे देखा जाए तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी लिख सकते हैं, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी लिख सकते हो। यानी क्या हो रहा होगा, सब्लिमेशन है, क्या हो रहा होगा, सॉलिड से गैस में बदल रहा होगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मैं सबका डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कैसे कैसे नाम तुम बदल सकता है। सब में लेटेंट हीट का मतलब तो पता तुम लोग को है। लेटेंट हीट का क्या मतलब सिखाए थे
कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास टू चेंज द फेज कंप्लीटली, टू चेंज द फेज कंप्लीटली। अगर मुझे निकालना कि लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन मेल्टिंग, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है ना, तो क्या डिफरेंस होना चाहिए? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg सब्सटेंस या यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू मेल्ट द सब्सटेंस कंप्लीटली, है ना, एट कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर मैं डिफाइन करना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, है ना, लिक्विड इन कंप्लीटली इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अगर मुझे कंडेंसेशन लिखना है तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, लूज करेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज टू कन्वर्ट क्या, या टू कंडेंस 1 kg वेपर इनटू लिक्विड एट सैचुरेशन टेम्परेचर, एट सैचुरेशन टेम्परेचर, है ना। तो ये हमारा जो है हमारा फॉर्मूला है सब इसके लिए। अब इसके लिए भी तुम लोग को वैल्यू याद करना पड़ेगा यार, प्लीज ध्यान रखें। मैं बार बार बोल चुका हूं, सिर्फ आपको वाटर के लिए याद करना है, आइस के लिए याद करना है, वेपर के लिए याद करना है, बाकी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से हाँ जी बोलिए। गैस से लिक्विड भी 100 डिग्री पे ही होगा। जब लिक्विड से गैस 100 पे हो रहा है तो भाई साहब सॉलिड से लिक्विड अगर जो हो रहा है 0 पे, तो लिक्विड से सॉलिड भी कितना डिग्री पे होगा? 0 पे ही होगा। अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है 100 डिग्री पे, तो गैस से लिक्विड भी कितना पे बनेगा? 100 पे ही बनेगा, ठीक है ना। उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब इधर देख जरा सा, तुम लोग याद करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो लेटेंट हीट मैं ऐसे लिखता हूं, लेटेंट हीट ऑफ आइस पता है तुम लोग को कितना होता है? 335 किलो जूल पर केजी। याद कर लेना यार। 335 किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कोई बता 80 कैलोरी पर ग्राम शायद होता है, ग्राम में 80 कैलोरी पर ग्राम। अब इधर देख, इधर देख पहले, चाहे तो पानी बर्फ बने या बर्फ क्या बने? पानी बने, दोनों फॉर्मूला में क्या आएगा? वैल्यू सेम आएगा। क्लियर है? उसी तरह से लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन बताओ, लेटेंट ऑफ वेपर बताओ। पता है तुमको वेपर बनाने का कितना चाहिए? लगभग 2257 चाहिए किलो जूल पर केजी। 1 kg बर्फ, एक केजी पानी को वेपर बनाना है तो कितना हीट चाहिए? 2257 किलो जूल, और इसमें 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 540 कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम में इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है ना। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये समझना है, याद करो जरा सा। मैं कैलोरी में समझा देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। याद कर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना पढ़ाए थे? पानी का स्पेसिफिक कितना पढ़ाए थे? 1 कैलोरी पर ग्राम पढ़ाए थे, याद है? अरे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना पढ़ाए थे? 1 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट कितना है? वेपर लेटेंट हीट कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। अब सोचो कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है और खुला बर्तन में क्यों नहीं बनता है? पता है क्यों? क्यों नहीं बनता है? प्रेशर के कारण। क्या होता है जब खुला बर्तन में खाना बनाते हैं ना, तो वेपर बनना शुरू हो जाता है। अब वेपर बनने के लिए कितना हीट चाहिए? हाँ, और अगर कुकर में क्या होता है, वेपर बनने ही नहीं देते हैं, प्रेशर वो क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो वेपर बनेगा। 100 डिग्री पर जैसे ही पानी पहुंचेगा, प्रेशर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अब प्रेशर बढ़ गया, तब 100 डिग्री पानी वेपर नहीं बनेगा, तो क्या रहेगा? पानी ही रहेगा। तो कुछ होगा, जब पानी फेज को बदलने नहीं देंगे तो क्या चीज बढ़ेगा? अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और फेज को हम बदलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या चीज बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और फेज बदल नहीं रहा है, तो क्या चीज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। और टेम्परेचर बढ़ने में कौन सा हीट यूज होता है? सेंसिबल की लेटेंट, सॉरी सेंसिबल की लेटेंट, हाँ
सेंसिबल। और सेंसिबल के लिए कौन सा हीट डिफाइन करते हैं? स्पेसिफिक ना। अब देखो स्पेसिफिक कितना है, तो अगर अगर हम प्रेशर में, कुकर प्रेशर में प्रेशर बढ़ा देने से पानी वेपर नहीं बनेगा, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट चाहिए? 1 कैलोरी चाहिए। नहीं, तो भाई पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में 1 कैलोरी चाहिए, तो मान लो जितना भी हीट दे रहे हो सबका सब कहां जा रहा है? चावल को जा रहा है, दाल को जा रहा है। अब खुला बर्तन ले लो, तो खुला बर्तन में प्रेशर बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, प्रेशर हमेशा कितना रहेगा? 1 atm रहेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ेगा ना, तो पानी क्या बनना शुरू हो जाएगा? वेपर। अब वेपर बनाने के लिए कितना हीट चाहिए? तो जो भी तुम हीट दे रहे हो उसका मैक्सिमम पोर्शन कहां चला जा रहा है? 540 अमाउंट कहां चला जा रहा है? वेपर बनाने में। तो खाना को क्या जा रहा होगा? कम जा रहा होगा ना, कि नहीं? अरे भाई हीट जो दे रहे हैं दोनों काम हो रहा है, पानी वेपर भी बन रहा है और खाना भी बन रहा है। तो वेपर बनने के लिए कितना हीट चाहिए? 540। और अगर वेपर नहीं बनने देते, पानी रखते, तो कौची बढ़ता? खाली टेम्परेचर बढ़ता ना। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट चाहिए था? तो कम ही लगता। तो ज्यादा हीट किस में जाता? खाना को जाता ना। तो खाना जल्दी पकता कि देर से पकता? जल्दी पकता ना, इसलिए जल्दी पकता है। पहाड़ पे खाना देर से पकता है, पता है क्यों? प्रेशर क्या हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम। तो पानी गर्म जल्दी हो जाएगा, अब वेपर बनना जल्दी शुरू हो जाएगा। अब वेपर बनाने में कौन सा हीट लगता है? लेटेंट हीट। और लेटेंट की वैल्यू क्या होती है? सेंसिबल से ज्यादा होती है ना, इसलिए ज्यादा हीट किधर चला जाता है? वेपर बनाने में चला जाता है ना। और खाना को क्या जाता है? कम जाता है ना, इसलिए खाना क्या होता है? देरी से पकता है। कहां पे? लो टेम्परेचर जोन में, इसलिए प्रेशर कुकर यूज करते हैं। क्लियर है ना? चलिए उसको उतार लीजिए फटाफट। कहते हैं चालू करो। देखो इधर समझो पहले बात को। इधर देख तो, मान ले बाबू कि 2 kg तुमको बर्फ है। कौची है? कितना डिग्री पे है? 0 डिग्री पे, ठीक है ना। कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड हीट रिक्वायर्ड। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, समझना है सिर्फ। कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाया हूं सेंसिबल और लेटेंट, उसको मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, पहले समझना है जरूर, एकदम समझना है पहले क्या क्या चीज कहानी हो रहा है। हमें दिया हुआ क्या है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ? आइस दिया है। कितना डिग्री पे आइस है? 0 डिग्री पे, यानी आइस है। कितना आइस पहले क्या चीज बनने वाला? अब आइस को पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? पानी बनाना पड़ेगा, है ना। अब बताइए मेरे को आइस कितना डिग्री पे है? तो पहले तो आइस पिघलेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा हीट देंगे तो? नहीं बढ़ेगा। जब कब तक नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर? जब तक कि पूरा पूरा आइस क्या ना हो जाए, पिघल ना जाए। तो पहले क्या बन जाएगा? ये 0 डिग्री पानी बनेगा। और अब फिर हीट देना शुरू कर। अब क्या होगा? अब पानी के बाद कुछ नहीं होगा, है ना। अब क्या होगा? फिर पानी ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहां तक बढ़ाना है मुझे? तो अब कितना डिग्री लेके चले गए टेम्परेचर? 30 डिग्री। तो पहले तुमने हीट दिया ना, तो पहले क्या काम किया हीट में? तुम्हारा हीट जो तुम दिया पहले क्या हुआ उस हीट का? पहले फेज चेंज हुआ ना। तो कौन सा हीट है हुआ? ये लेटेंट हीट। अब फिर कौन सा हीट है? ये सेंसिबल हीट है। तो हीट सप्लाई कितना आएगा? पूरा हीट सप्लाई कैसे निकालेगा? तो Q1 प्लस Q2 लिख दूं? बोल। टोटल हीट सप्लाई तुमको पूछ रहा है कि बताओ 2 kg आइस को 0 डिग्री से 30 डिग्री पानी तक बदलने में कितना हीट लगेगा। तो तुम जो पहले क्या करेगा, तुम आइस को पहले पिघलाएगा ना, और उसके बाद फिर क्या करेगा? उसको गर्म करेगा। तो बताओ तुम्हारा हीट टोटल कितना लगेगा? Q1 प्लस Q1 कौन सा हीट है? लेटेंट है नहीं। और Q2 कौन सा हीट है? तो लेटेंट का फॉर्मूला बोल। तो बहुत आसान है सर, ये तो m इंटू एल लिखिए सर। अरे L बराबर Q बाई M। तो Q बराबर कितना? ml ना। ये कौन सा हीट निकालने का फॉर्मूला है? लेटेंट हीट। और सेंसिबल हीट के लिए क्या सिखाए थे? m इंटू सी इंटू, नहीं पता है? बता मेरे को। इसमें ml लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और इसमें क्या लिखेंगे? m इंटू सी इंटू। तो पहले दोनों निकाल ले, बताओ मेरे को। पहला काम क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रहा है। निकालो कितना केजी है? 2 kg। Q1 निकालता हूं मैं पहले।
तो Q1 निकाल रहा हूं, तो m इंटू एल, तो 2 kg गुना लेटेंट हीट किसके लिए, आइस का, बताओ जल्दी, बताए अभी। हाँ 335 किलो जूल पर केजी, याद है। तो 335 गुने 2 कर दे, कितना आया 700, 670, 670 क्या किलो जूल ना, किलो जूल निकल गया। दूसरा हीट कौन निकालो, फॉर्मूला बताओ, 2 गुने स्पेसिफिक हीट बता पानी का 4.2 किलो जूल, 4.2 किलो जूल पर केजी। और चेंजिंग टेम्परेचर बता, 30 माइनस 0 कितना 30। वेरी गुड। अब इसका वैल्यू बता, इसको ना एक काम कर, शून्य हटा दे, हाँ इसको हटा दे, तो 3 दूनी 6, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 42 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 252 किलो जूल ना। अब दोनों वैल्यू रख दे यहां पे, कितना 670 और प्लस 252 कितना है, जल्दी बताओ। 70 20 95 है ना, आए 922 किलो जूल ना। यानी इतना हीट लग गया है तुमको 2 केजी पानी के लिए, क्या चीज करने के लिए, 30 डिग्री तक ले जाने के लिए। आइस था, समझ में नहीं आया, लेकिन आया, कोई दिक्कत, चलो और मजा आएगा अभी, है ना। अभी इसको पहले उतारो, है ना, क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद कर दे देते हैं। देखो इधर, अब एक काम करो, और एक क्वेश्चन बनाओ। देखो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, ठीक है ना, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है ना, इज कन्वर्टेड इनटू, है ना, 50 डिग्री वाटर, है ना, देन फाइंड हीट रिक्वायर्ड। प्लीज ये ध्यान रखें, मैं 2 केजी आइस फिर ले रहा हूं, 2 केजी आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा लिख देता हूं, है ना, 2 kg ice at -5 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड, है ना। इधर लेता हूं, मान ले क्वेश्चन एक और ले ले, है ना, मान ले कि 36 ग्राम है, 26 ग्राम वाटर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ठीक है, एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड द हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरी में निकालना है जी, कैलोरी में निकालना है हीट उधर। अब देखो पहले दोनों क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान है, पहले समझना है हम लोगों को। ये तो बता पहले क्या चीज में है, आइस है ना, हो आइस कितना डिग्री पे है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसको तुम हीट देगा तो क्या होगा, -5 से पहले कहां तक पहुंचेगा टेम्परेचर, पहले तो बढ़ेगा ना टेम्परेचर, तो 0 डिग्री रहेगा, तो 0 डिग्री तक बढ़ के गया, लेकिन रहेगा पानी की आइस से रहेगा आइस रहेगा ना पहले, अरे पहले तो टेम्परेचर 0 तक पहुंचाना है ना -5 से, तो -5 से 0 तक तो आइस आइस ही रहेगा ना, है। और अब क्या होगा, अब वाटर बदलेगा, कितना डिग्री, 0 डिग्री, है नहीं, पहले माइनस टेम्परेचर को कहां तक लेके गए, 0 तक, और अब पूरा आइस को क्या किए पहले, अब पिघलाए, और अब हम गर्म करेंगे, तो अब पानी क्या चीज में बदलेगा, पानी ही रहेगा। और कितना डिग्री हो जाएगा बढ़ के 0 से, अब जी 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कितना हीट सप्लाई किए, Q1 Q2 और ये Q3, तो टोटल हीट कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ फटाफट, टोटल हीट बताओ, टोटल हीट बताओ, Q टोटल बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पहले कौन सा हीट है, लेटेंट की सेंसिबल, क्यों सेंसिबल है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं, तो लिखेगा m इंटू सी इंटू प्लस m इंटू एल प्लस m इंटू सी इंटू, चल इधर देख, मास कितना, ये आइस ने है, हो अरे आइस ने है, और ये क्या चीज है, वाटर है, तो बताओ मास कितना, 2 kg। आइस का स्पेसिफिक हीट बताइए बउआ, 2.05 याद है ना, हो आए किलो जूल में लिख रहे हैं सब, तो 2 किलो जूल पर केजी हो गया। चेंजिंग टेम्परेचर बताओ, 0 -5,
0 माइनस माइनस 5 प्लस ml बताओ 2 इंटू आइस का लेटेंट हीट बताओ 335 अब प्लस अब यहां बताओ 2 स्पेसिफिक हीट पानी का बताओ 4.2 और चेंजिंग टेम्परेचर बताओ 0 से 50 तो कितना 50। चलिए निकल गया, अरे निकल गया, अरे हाँ या ना। चलिए इधर बताइए, इसमें बता, इसमें देखो तो क्या है तुम्हारे पास, पानी है, तो पहले पानी है, ये वाटर है, कितना डिग्री पे वाटर है 25 डिग्री पे। अब गर्म करेगा तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, कहां तक बढ़ेगा, तो पानी रहेगा लेकिन कहां तक पहले पहुंचेगा 100 तक पहुंच गया। और अब भी तू रुका नहीं है तो क्या होगा, अब पूरा का पूरा पानी पहले क्या चीज में बदलेगा, तो बदलो पहले वेपर, सब बदल दो, वेपर हो गया, टेम्परेचर कितना रहेगा 100 ही रहेगा, लेकिन वेपर कितना डिग्री पे चाहिए, तो पहले पूरा का पूरा पानी क्या चीज में बदलेगा वेपर में, और अब फिर अब वेपर बन गया, अब क्या करोगे, अब फिर हीट दे रहे हो तो अब क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, हाँ या ना, टेम्परेचर बढ़ के अब कितना तक आएगा, वेपर ही रहेगा ना, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 130। तो कौन सा हीट है ये, कौन सा हीट है, क्यों सेंसिबल है, फेज सेम, फेज सेम, टेम्परेचर डिफरेंस, तो कौन सा हीट सेंसिबल। यहां पे कौन सा हीट है, क्यों, टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज चेंज, तो लेटेंट, और यहां पे सेंसिबल। तो लिख दे Q बराबर कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कौन सा हीट है बाबू, सेंसिबल हीट है, फॉर्मूला सेंसिबल हीट का M इंटू सी इंटू डेल्टा टी है। Q2 कौन सा हीट है बाबू, लेटेंट, फॉर्मूला लेटेंट का M इंटू एल प्लस आगे बोलो M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, किसके लिए, वेपर के लिए ना, और ये किसके लिए, वाटर के लिए। हमें हीट क्या चीज, पानी क्या चीज में, देखो क्या चीज में दिया है, मास ग्राम में, और हीट क्या चीज में निकालना है, तो सब फॉर्मूला कैलोरी वाला यूज करेंगे ना। चल कैलोरी वाला यूज करते हैं, मास कितना ग्राम 36 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी बताओ कैलोरी पर ग्राम में, 1, बड़ी मार मारेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम, याद तो रखना पड़ेगा दोस्त क्वेश्चन बनाने के लिए। और चेंज टेम्परेचर बताओ, चेंज टेम्परेचर बनाइए, बताइए कितना जी 75, वेरी गुड, पहला काम खत्म। दूसरा हीट M इंटू एल, एम कितना 36, एल की वैल्यू बताओ कैलोरी पर ग्राम में 540। हाँ सब कुछ याद रखोगे ना तो आराम से समझ आएगा। अभी बताओ, ये बताओ, हाँ 36, वेरी गुड, 36 इंटू 1, वेपर है गधा, पानी का आधा, मारेंगे थोपियाइए देंगे तुम लोगों को हम। आइस और वेपर के लिए क्या पढ़ाए हैं, वाटर का आधा पढ़ाए हैं, तो कितना 0.5 ना। अरे जब 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम जब इसके लिए है, वाटर के लिए, तो वेपर के लिए कितना कैलोरी पर ग्राम होगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम होगा ना। अच्छा चेंजिंग टेम्परेचर बता, 130 में से 100 घटाओ 30, अब निकाल ले, तीनों हीट निकल गया कि नहीं, ये आएगा हीट, क्या चीज में आएगा पूरा आंसर कैलोरी में आएगा। ये क्या चीज में आएगा आंसर, आए किलो जूल में। दिमाग जो है ना खोखला नहीं रखना, भर के रखना, किलो जूल, जूल, कैलोरी, ग्राम, मोल, केजी। अब ये भी नहीं याद रखोगे तो हमारी गलती नहीं रहेगी, आपकी गलती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देगा तो पहचानोगे कि लेटेंट कहां लगने वाला है, कहां सेंसिबल लगने वाला है। नहीं, अब ग्राम में है कि मोल में है कि कैलोरी में है कि जूल में है कि किलो जूल में है, यह सब आपको पता होना चाहिए। तो घर से अच्छे से पढ़ के आना पूरा, ठीक है ना। तब मैं अगला दिन
कल खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करने वाला हूं। यानी कल क्या करने वाला हूं पता है? कल मैं आइस को वेपर के साथ, वेपर को पानी के साथ, है ना, आइस को पानी के साथ सब क्या करने वाला हूं मैं? मिक्स करने वाला हूं, ठीक है ना। और उसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए, है ना। वो समझ में आ गया तब हमारा ये टॉपिक कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा। तो कल मोस्ट प्रोबेबली है कि कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जितना पढ़ा है समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? हाँ, तब जितना भी कांस्टेंट की वैल्यू बताई हुई है वो याद रखना चाहिए।